हाय ताकसिन, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। बाकी लोग नहीं आए अभी तक कोई भी? पता नहीं सर आए नहीं। पहले क्लास में आए थे क्या? इसके पहले कौन सा क्लास था? फिजिक्स। अच्छा, उसमें कितने बच्चे आए थे? 7। 7 थे। अच्छा, ठीक है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, बाकी लोग भी ज्वाइन करेंगे जब तक। थोड़ा सा ही पार्ट बचा हुआ है चैप्टर का, एक्चुअली ज़्यादा पार्ट बचा भी नहीं है। हम लोग आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। बस इसको ड्रॉप कर लेता हूँ। हम्म, हम लोगों ने इसके पहले ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन वगैरह, हाँ ये तो करे थे, ठीक है। ये अपन ने लास्ट क्लास में प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स देखा था। उसमें हमने दो मेथड्स देख लिए थे, एक तो केमिकल मेथड पेप्टाइजेशन वाला एंड दूसरा बर्डे ग्राफ था। उसमें तीसरा मेथड है, वो मैं बता दूंगा, उसके बाद प्योरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे एंड फिर ये एप्लीकेशन ही रहेंगे बस। ये इतना सा ही पार्ट बचा हुआ है, एक्चुअली ज़्यादा पार्ट बचा हुआ नहीं है चैप्टर का। ठीक है, बुकलेट के क्वेश्चन ज़रूर हम लोग प्रैक्टिस करना चाहेंगे। लास्ट क्लास में आप लोगों को कुछ बुकलेट के क्वेश्चंस देखने के लिए बोला था। लेट मी टेक दोस क्वेश्चंस आल्सो। Let me find out those questions.
surface chemistry. देखें बहुत ही पुराना क्वेश्चन है. Wait. ऑलराइट, चलो एक एक करके पहले इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा देता हूँ मैं आप लोगों को. ठीक है, फिर हम ये लास्ट वाला पार्ट देखते हैं. लेट मी टेक द क्वेश्चंस फर्स्ट. इस क्वेश्चन का आंसर बताओ. जूम करके देख लेंगे. Which of the following is not a characteristic of physical absorption? ये मैं जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले रहा हूँ कुछ कुछ, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चैप्टर में. पहले बताओ, which of the following characteristic is not correct for physical absorption? इसमें भी आपसे नॉट करेक्ट पूछा. क्या रहेगा आंसर? नहीं रंजीत. फिजिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में, फिजिकल एड्जॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन इरिवर्सिबल होता है. ठीक है, chemical adsorption is irreversible. एड्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस भी होता है. डेल्टा एस एंड डेल्टा एच दोनों नेगेटिव होता है एड्जॉर्प्शन के केस में. डेल्टा एच भी लेस देन जीरो होता है, डेल्टा एस भी लेस देन जीरो होता है, तो ये भी नेगेटिव होता है. एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ये गड़बड़ है ना, हमने तो इनफैक्ट पढ़ा है दैट एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन विद टेम्परेचर डिक्रीज होता है. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे आप, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कम हो जाता है. तो इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा. राइट, चलो ये वाला बताओ. Aerosol is a kind of colloid which is
उसका मतलब क्या है एरोसोल? एरोसोल पता नहीं क्या। तो देखो ना नोट्स में, ये था ना गैस। गैस हम लोग जैसे बात करते थे सॉलिड इन गैस का, ठीक है। ये लिक्विड इन लिक्विड क्या हो जाता था? ऐसा इमल्शन। लिक्विड इन लिक्विड इज इमल्शन, ठीक है। गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड वाज कॉल्ड एज सॉलिड सॉल, सॉलिड फॉर्म। ठीक है। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड का एग्जांपल क्या रहता है? बोलो क्या? फॉर्म। दिस वाज फोम, ठीक है। सो दिस इज योर एरोसॉल, ठीक है। अच्छा, देन ये वाला आंसर करो। Tyndall effect is observed when the following conditions are satisfied. क्या आंसर रहेगा इसका? ढूंढो, नोट्स, नोट्स में ढूंढ सकते हो, देखो ऐसा नहीं है कि आप नोट्स में नहीं ढूंढ सकते। ये भी इनफैक्ट एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस रहता है स्टार्टिंग में। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग याद करके बैठ गए हो चैप्टर को, ठीक है। लेकिन आपको नोट्स में तो ढूंढना आना चाहिए ना, ताकि आप बाद में भी पढ़ोगे तो भी आपको पता होगा कि अच्छा क्या चीज़ कहाँ पर लिखा था। ऐसे एकदम से दिमाग से नहीं होगा गायब कि अरे टिंडल इफेक्ट क्या होता है। देखो इसमें क्या आ रहा है आंसर। देखा नोट्स में कहीं मिला ये? सॉरी, उसमें से ए होगा। राइट। ये क्या क्या, एक सेकंड, द डायमीटर ऑफ द, एक सेकंड, ये ए और बी साथ में होगा एक्चुअली। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, इज ऑब्जर्व्ड, कब ऑब्जर्व करता है? व्हेन, ये ए तो गड़बड़ है ना, ये तो ना करेक्ट है। यही चीज तो ट्रू सोल्यूशन में होती है कि ट्रू सोल्यूशन का पार्टिकल इतना छोटा होता है कि वो लाइट के साथ में इंटरेक्ट ही नहीं करता, इसलिए वो पार्टिकल टिंडल इफेक्ट नहीं शो कर पाता। दिस इज करेक्ट। यही तो हमारा कोलॉइडल सोल्यूशन होता है कि उसमें साइज ऑफ पार्टिकल इतना डिसेंटली बड़ा होता है कि वो वेवलेंथ ऑफ लाइट को स्कैटर कर पाता है।
फिर ये भी मैंने आपको बताया था दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डीपीडीएम के बीच में अगर वो सिमिलर रहेंगे, जैसा लायोफोबिक कोलॉइड में रहता है, सॉरी लायोफिलिक कोलॉइड में रहता है, लायोफिलिक कोलॉइड में कैसा होता है, लायोफिलिक कोलॉइड में ऐसा ही डीपीडीएम सिमिलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रहते हैं, तो उनका टिंडल इफेक्ट काफ़ी वीक होता है। टिंडल इफेक्ट स्ट्रॉन्ग रहे उसके लिए डीपीडीएम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, लायोफोबिक कोलॉइड के अंदर मैंने ये बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर बी एंड डी शुड बी द रीजंस व्हेन टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन आंसर करो चलो। लैंगमुइर मॉडल, ठीक है, ये फ्रॉन्डलिक के जैसा ही रहता है लैंगमुइर मॉडल भी। ठीक है, जैसे फ्रॉन्डलिक मॉडल था, फ्रॉन्डलिक मॉडल किसके बारे में था? थोड़ा बहुत गैस वर्क कर सकते हो, हिंट ही है, चलो तुक्का मारो, थोड़ा बहुत याद आ रहा हो फ्रॉन्डलिक के हिसाब से। प्रेशर को लेकर था ना ये, कब पढ़ा था हम लोगों ने ये? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस। ठीक है, तो उस टाइम पर हम लोगों ने ये देखा था, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर तो नहीं होता। ठीक है, मास ऑफ गैस स्ट्राइकिंग अ सरफेस या जो एब्जॉर्ब होगा वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, तो इतना आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, ये दो फिर भी आपको शायद इतना ए और बी ऑप्शन इतना इजीली ना समझ में आए। ठीक है, आपको थोड़ा सा डाउट है कि क्या बोलना चाह रहा है, नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, बट अगर मुझे गेस करना होता तो मैं फिर सी ऑप्शन गेस करता, क्योंकि हाँ फ्रॉन्टलिक में प्रेशर के बारे में बात करा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी है, उस हिसाब से गेस करने के लिए मैंने बोला आपको, इसलिए। ठीक है, इसमें इनफैक्ट जो ये लैंगमुइर मॉडल रहता है, ठीक है, इसमें जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन रहता है, ठीक है, that is something which is given by x by m is equal to ap upon 1 plus bp. ठीक है, a and b are Langmuir parameters. ठीक है, जैसे फ्रॉन्टलिक में कैसे पढ़ा था, फ्रॉन्टलिक में पढ़ा था कि x by m is proportional to p raised to the power of 1 by n, है ना, या x by m is equal to आप बोल सकते हो ऐसा, इक्वल टू k इंटू पी रेस्ट टू द पावर ऑफ 1 बाय, ये लैंगमुइर मॉडल से ये इक्वेशन आता है। ठीक है, प्रेशर का डिपेंडेंसी बताता है ये। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा इजी क्वेश्चन देते हैं, ये भी इजी था, मेंस में पूछा हुआ है, ट्राई करो।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी बोला है ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन. ठीक है, आप कहाँ पे ढूंढोगे इसको नोट्स में? जहां पर मैंने आपको फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस कराया था वहां पे एक बार पढ़ो, देखो वहां पर जाके क्या सीखा था, उससे आंसर करने की कोशिश करो. A. हम्म. करेक्ट. राइट, दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन. फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है? मल्टी लेयर हो सकता है. ठीक है, केमिसॉर्प्शन सिंगल लेयर होता है बट फिजिकल एब्जॉर्प्शन मल्टी लेयर हो सकता है. बाकी सब प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है. ऑलराइट, चलो एक और क्वेश्चन आंसर करो. Which of the following statements is incorrect regarding physisorption? D. इनकरेक्ट पूछा बाबा. अभी ऊपर वाला क्वेश्चन तो आंसर क्या? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट. डी. इट इज लो एंड नेगेटिव. हाँ, बाकी तीन ऑप्शंस करेक्ट है. इट इज लो एंड नेगेटिव, राइट आंसर. ठीक है, चलो एक और ट्राई करो. हम्म. इसके बारे में बताओ.
बताओ। गोल्ड के बारे में ये एग्जांपल देखो ना नोट्स में जाके एक बार। तो गोल्ड नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज। और ब्लड, ब्लड के बारे में क्या बताया था मैंने? ब्लड भी नेगेटिव है। पर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन वैसे तो ब्लड में होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन तो अलग चीज़ है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। देखें एनसीईआरटी में कहीं पर हीमोग्लोबिन का एग्जांपल दिया हुआ है क्या? मिस हो गया हो। मतलब जैसे गोल्ड नेगेटिव है, ठीक है, तो ये और ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अब इन दोनों में से चूज कर सकते हैं, मतलब 50-50 तो कर लिया हमने अपना चांस। बाकी फिर इस पर कितना आशीर्वाद है गणपति बप्पा का, उस पर डी डिपेंड। हो। हाँ, एनसीईआरटी में देखो दिया हुआ है हीमोग्लोबिन, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइड में दिया हुआ है। ठीक है, ब्लड नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, ब्लड पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। उसमें ब्रैकेट में ब्लड ही है। बट वो हीमोग्लोबिन तो ब्लड के अंदर है, मतलब ऐसा नहीं है कि ब्लड एज ओवरऑल इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अपन डिटॉल यूज करते हैं ना, मतलब जैसे इनफैक्ट मैं अभी ये मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को कल ही क्वेश्चन करा रहा था लास्ट क्लास में ही, इसी के ऊपर था इनफैक्ट, यही था। ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, टू स्टॉप द ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजरी डिटॉल लगाते हैं हम लोग, ठीक है। डिटॉल में क्या होता है, डिटॉल में फेरिक क्लोराइड होता है। तो क्योंकि क्या है, ब्लड नेगेटिव कोलॉइड है, नेगेटिवली चार्ज सॉल है, तो जो ये डिटॉल के अंदर Fe3+ आयंस होते हैं फेरिक क्लोराइड के, वो उसको कोएगुलेट कर देते हैं और उसका फ्लो रोक देते हैं ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। ठीक है, तो ब्लड नेगेटिव कोलॉइड होता है। हीमोग्लोबिन जो है, ठीक है, हीमोग्लोबिन स्पेसिफिकली पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो इसमें फिर आपका करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, देन ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, बताओ क्या रहेगा। Peptidization is, what is peptidization? देखो कल ही नोट्स में पढ़ा है।
क्या है यहाँ पे? डी, हाँ, converting precipitate into colloidal solution. हाँ, राइट, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो, ये वाला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट कोलॉइड्स इज फॉल्स? Sir, D. डी ऑप्शन। कोलॉइडल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू, हाँ, डी गड़बड़ हो गया। कोलॉइडल पार्टिकल्स के लिए स्पेशल मेम्ब्रेन ही लगती है, दे कांट पास थ्रू। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। दिस वन तो काफी आसान है, एग्जाम्पल ही याद रखना बस में तो। सॉलिड सॉल्ट का एग्जाम्पल क्या रहेगा इनमें? जेमस्टोन्स रहेगा ना। ये एग्जाम्पल्स ऐसे याद रखने पड़ेंगे आपको। बटर, पेंट, पेंट किसका एग्जाम्पल है? इमल्शन का, ठीक है। ये जो अपन ने एनसीईआरटी में देखे हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको बोला एग्जाम्पल का खास ध्यान रखना। इनफैक्ट पेंट इमल्शन का भी एग्जाम्पल नहीं है इसमें, तो पेंट ऐसे आपको A, creamy emulsion. सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। देखो, ये एनसीईआरटी से मैं वापस निकाल के यहाँ पर रख दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल्स आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। काम आएंगे ये। हेयर क्रीम, पेंट, बटर, ठीक है, जेमस्टोन्स, ठीक है। क्रॉनलिक आइसोथर्म के बारे में क्या रहेगा आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट?
डी। राइट, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें डिफरेंट प्रेशर की रेंज में ये डिफरेंट तरीके का वेरिएशन दिखाते हैं। ठीक है, ये बताओ 12th वाला। क्या रहेगा इसमें आंसर? ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फिजिक्स ऑप्शन के। फिजिक्स ऑप्शन के कैरेक्टरिस्टिक में करेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या रहेंगे? फिजिक्स ऑप्शन मोनोलेयर होता है? नहीं। फिजिक्स ऑप्शन इंक्रीज करता है विद टेम्परेचर? नहीं। एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इतना ज्यादा होता है? नहीं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लो होता है? हाँ। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हाई किस केस में रहता है? केमिस्ट ऑप्शन के केस पे। ठीक है, ये वाला बताओ। क्या रहेगा इसमें करेक्ट आंसर 13 वाले में?
क्या है आंसर? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कोएगुलेशन करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तरीका रहेगा। ठीक है, देन ये गलत स्टेटमेंट है, क्यों? बिकॉज यहाँ पर लार्ज होना चाहिए। कोलोइडल सोल्यूशन बनाने से मेडिसिन का सरफेस एरिया लार्ज जाता है और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। ये एलम इनफैक्ट मेक्स द वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। ये फिटकरी होता है। एलम मतलब क्या होता है? फिटकरी। ये पानी में डालते हैं तो ये जो भी उसमें इम्प्योरिटीज रहती है उनको प्रेसिपिटेट कर देता है। ठीक है, एंड ब्राउनियन मोशन इन द कोलोइडल सोल्यूशन इज स्लोअर if the viscosity of the solution is higher। ठीक है, तो तीनों गलत स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर, पहला वाला सही है। ठीक है, 14th वाला बताओ। 14th वाला काफी इजी है। ए। जिसका सबसे कम गोल्ड नंबर होगा उसका प्रोडक्टिंग पावर सबसे ज्यादा होगा, राइट। ठीक है, ये वाला बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन। combustion of coal। कंबशन ऑफ कोल, राइट। बाकी सब हमने पढ़े हैं एग्जाम्पल्स, कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। इसमें आयरन एज कैटलिस्ट यूज होता है, इसमें निकल यूज होता है, इसमें क्या था, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज होता है। नहीं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड नहीं, ओसवाल्ट। प्लेटिनम से। हाँ, प्लेटिनम ओसवाल्ट। प्लैटिनम होता है, राइट। वो V2O5 तो उसमें होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। हाँ, ठीक है। सो गुड, आई थिंक अच्छा स्कोर रहा आपका इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब बचा हुआ पोर्शन में कंप्लीट करा देता हूँ चैप्टर का। ठीक है, सो हम लोग लास्ट क्लास में प्रिपरेशन का पार्ट देख रहे थे, तो उसमें मैंने दो पार्ट्स आपको कराए थे। एक था जिसमें हम लोगों ने केमिकल मेथड से प्रिपरेशन किया था, पेप्टाइजेशन किया था प्रेसिपिटेट्स का, उससे कोलॉइड बनाया था। और फिर एक बर्डिग आर्क मेथड बताया था जिससे मैंने मेटल्स का सॉल्व बनाया था। यहाँ पर अगर मान लो आपको सल्फर सॉल्व, ठीक है, या आयोडीन का सॉल्व बनाना है, कोलॉइड बनाना है, तो उसके लिए सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड काम आता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सल्फर को पहले अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि सल्फर अल्कोहल में सॉल्यूबल है। ठीक है, सल्फर का सॉल्व हम लोग पानी में डायरेक्टली नहीं बना पाएंगे क्योंकि सल्फर क्या, पानी में डिसॉल्व ही नहीं होता। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सल्फर को अल्कोहल में डिसॉल्व करेंगे, उसका ट्रू सोल्यूशन बना लेंगे। ठीक है, फिर अल्कोहल तो जो है वो पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस सोल्यूशन को एक्सेस ऑफ अदर सॉल्वेंट मतलब पानी के साथ में मिक्स कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, जो अल्कोहल है और वाटर है वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। एंड सल्फर जो है वो पानी के साथ मिक्स नहीं हो पाएगा, बट क्योंकि वो अल्कोहल में डिजोल्व था, उसके पार्टिकल्स ऑलरेडी छोटे छोटे थे, तो अब वो प्रेसिपिटेट नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो वो कोलॉइडल साइज में प्रेजेंट रहेंगे। तो इस मेथड को सॉल्वेंट एक्सचेंज कहते हैं। जैसे आपको मान लो सल्फर का सॉल्व बनाना था वाटर में, बट डायरेक्टली नहीं बना सकते थे, आपने क्या करा, सल्फर को ऐसे सॉल्वेंट में डाला जिसमें वो पहले डिजोल्व हो सकता है, जैसे अल्कोहल में डाला। ठीक है, तो उसमें अच्छे से डिजोल्व हो गया, और फिर उसको वाटर में मिक्स किया। ठीक है, और वाटर और जो पुराना वाला सॉल्वेंट था वो आपस में एक्सचेंज हो गए, क्योंकि वो आपस में मिक्स हो सकते हैं, मिसेसेबल रहेंगे वो। तो उससे आप सल्फर सॉल्व बना पाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या मैं अल्कोहल की जगह बेंजीन यूज कर सकता हूं?
क्या मैं अल्कोहल की जगह बेंजीन यूज कर सकता हूँ? क्या सल्फर बेंजीन में अच्छे से डिजॉल्व होता है? आंसर इज बेंजीन अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है पानी के अंदर, सॉरी बेंजीन के अंदर, बट बेंजीन जो है वो वाटर के साथ में मिक्सेबल नहीं होगा, तो इसलिए मैं बेंजीन नहीं यूज कर पाऊंगा। ठीक है। अच्छा, देन नेक्स्ट टॉपिक रहता है प्योरिफिकेशन ऑफ क्लोराइड का। प्योरिफिकेशन ऑफ क्लोराइड का भी सिंपल सा ही टॉपिक है। इसमें बेसिकली ये पैराग्राफ आप रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब हम लोग कोलॉइड्स बनाते हैं तो कोलॉइड्स बनाने के साथ में थोड़े बहुत इलेक्ट्रोलाइट्स जो रहते हैं वो कोलॉइडल सोल्यूशन के अंदर रह जाते हैं। ठीक है, तो हमको उन इलेक्ट्रोलाइट्स को, उन आयंस को बाहर निकालना होता है, अलग करना होता है, अदरवाइज वो कोलॉइड को कोएगुलेट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है जिससे हम कोलॉइड्स को प्योरीफाई करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, हम जो कोलॉइड्स को प्योरीफाई करने का तरीका रहेगा उसको डायलिसिस बोलेंगे। तो उसमें डायलिसिस क्या करते हैं, जैसे आपने सुना होगा ना, जो किडनी की जिनको प्रॉब्लम हो जाती है उनको भी डायलिसिस करते हैं। तो वो क्या करते हैं, ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। जो ब्लड होता है वो भी कोलॉइड होता है। ठीक है, तो वो डायलिसिस मशीन में क्या होता है कि ब्लड को एक, पहले ब्लड को बॉडी से निकाला जाता है। ठीक है, ब्लड को बॉडी से निकालकर एक ऐसे कंटेनर में या ऐसे उसमें बैग में रखते हैं। ठीक है, जिसका स्पेशल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये स्पेशल मेम्ब्रेन क्या करता है, ये जो मेम्ब्रेन है ये आयंस और अदर इम्प्योरिटीज जो रहती हैं उनको बाहर निकाल देता है। ठीक है, जो आयंस रहेंगे, जो भी टॉक्सिक इम्प्योरिटीज रहेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपने सुना होगा ना, ये चीज सुनी है कि नहीं सुनी है, कि जिनको किडनी की बीमारी हो जाती है, किडनी काम नहीं करती, उनका डायलिसिस करते हैं। ये सुना है पहले कभी? नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो, ये तो नहीं बहुत सर। कॉमन। ओके, तो किडनी, किडनी तो सुना ही होगा। हाँ। किडनी क्या काम करती है बॉडी में? ब्लड प्योर करते हैं। प्योरीफाई करती है। ठीक है, मतलब ब्लड को प्योरीफाई करने का काम किडनी का होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग कुछ भी उटपटांग सा खा लेते हैं, अगर कुछ भी ऐसे टॉक्सिक हवा अगर हम लोग इनहेल कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एटम्स या आयंस या कंपाउंड्स आ सकते हैं जो बॉडी के लिए अनवांटेड होते हैं। तो अगर वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं, ठीक है, वैसे तो ऑलरेडी बहुत सारे फिल्टर हैं, मतलब हम जब सांस लेते हैं तो भी फिल्टर है, फिर हमारे स्टमक के अंदर जो लाइनिंग होती है उसमें भी फिल्टर होता है, जो इंटेस्टाइन होता है वहां पे भी फिल्टर होता है, बहुत सारे फिल्टर होते हैं। लेकिन तब भी मान लो अगर कोई इम्प्योरिटी, कोई आयंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल हैवी मेटल्स होते हैं। ठीक है, हैवी मेटल्स के आयंस जो होते हैं वो बॉडी को सूट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम आयन है, सोडियम आयन बॉडी में चलेगा, बॉडी के लिए जरूरत भी रहती है, बट बॉडी में बेरियम आयन, Ba2+ आयन, ये नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं होना चाहिए। बेरियम आयन इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। ठीक है, तो अब अगर गलती से मान लो कहीं कुछ खाने में बेरियम आयन आ गया तो वो क्या होगा, वो इतना छोटा होगा कि वो सारे फिल्टर्स को पास कर जाएगा। ठीक है, स्टमक के थ्रू, इंटेस्टाइन के थ्रू वो ब्लड में आ जाएगा। लेकिन अब किडनी क्या रहती है, किडनी का स्पेशल काम रहता है, किडनी उसको फिर भी फिल्टर आउट कर सकती है। तो क्या होगा कि ब्लड जब किडनी में रहेगा तो वो ब्लड के कोलॉइडल पार्टिकल्स को अंदर रहने देंगे। ठीक है, और जो आयंस रहेंगे उनको वो बाहर निकाल देंगे। ठीक है, छोटे छोटे आयंस जो है वो मेम्ब्रेन के थ्रू निकल जाएंगे, लेकिन जो बड़े साइज के कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट जो हमारा कोलॉइड है वो प्योरीफाई होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डायलिसिस कहते हैं। अब इस डायलिसिस प्रोसेस को फास्ट कैसे बनाते हैं, इस डायलिसिस प्रोसेस को फास्ट कैसे बनाते हैं, हम लोग एक्सेस पानी, इस मेम्ब्रेन के अराउंड पानी बहता है और वो पानी फिर बाहर निकल जाता है। तो हमारी बॉडी में भी ऐसा ही होता है कि जो किडनी आयंस बाहर निकालती है वो कैसे बाहर निकालते हैं,
तो हमारी बॉडी जो पानी होता है उसको यूज करती है, किडनी से जो भी टॉक्सिक मटेरियल निकला है उसको बाहर निकाल देती है यूरिन के थ्रू, ठीक है। एंड इस प्रोसेस को अगर और फास्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सटर्नली इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, कैथोड एनोड इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है आयंस और जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑर्डिनरी डायलिसिस का प्रोसेस स्लो रहता है, बट उसको फास्ट बनाया जा सकता है कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके। तो इससे जो आयंस होते हैं वो और जल्दी इस मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज करते हैं तो फिर हम उसको इलेक्ट्रोडायलिसिस वर्ड नाम देते हैं, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू इसको प्योरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, देन ये आपके चैप्टर का अब ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड वाला पार्ट आ गया है, जहां पर हम लोग हमारे अराउंड जो कोलॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं उनके एग्जांपल्स देखना चाह रहे हैं, उनके एप्लीकेशन देखना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल इसमें कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर आपके सामने याद रखे हैं, यहाँ पे बताए हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इन एग्जांपल्स को डेफिनेटली ध्यान में रखना, ठीक है। ये याद रखने लायक एग्जाम्पल है। जैसे स्काई का कलर जो है वो ब्लू है, वो क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। अभी किसी ने रिसेंटली न्यूज आर्टिकल देखा क्या, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को का स्काई रेड हो गया है। नहीं सर। किसी ने फोटो देखी, मैं देखो फोटो दिखाता हूँ आपको। सैन फ्रांसिस्को स्काई, ये ऐसे एक मूवी के जैसे दिख रहा है आजकल। मैं तुम्हें फुल स्क्रीन में दिखाता हूँ। ये अभी रिसेंटली सैन फ्रांसिस्को का स्काई ऐसा दिख रहा है। तो चेंज भी हाँ होगा ना, मतलब ब्लू होगा ना। हाँ होगा ना, बाद में हो जाएगा ये, लेकिन क्यों है, ये पोल्यूशन की वजह से है। हाँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल ओशन या रिवर का पानी ब्लू क्यों दिखता है, वही पानी को जब आप ग्लास में भर के मतलब देखते हो तो वो तो ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है। यस। बट वो ओशन का या रिवर का पानी ब्लू दिख रहा है, स्काई का भी कलर ब्लू दिख रहा है, वो एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि डस्ट एंड जो ये वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, एयर के अंदर सस्पेंडेड, उनके ऊपर जब लाइट आती है तो वो ब्लू वेवलेंथ को सबसे ज्यादा स्कैटर करते हैं, ठीक है। ब्लू वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं सबसे ज्यादा, इसलिए हमें ब्लू कलर दिखता है स्काई का या फिर रिवर बॉडीज या वाटर बॉडीज का, ठीक है। लेकिन अगर मान लो पॉल्यूशन ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या, ये कोलॉइड है, ये जो स्मॉग बना हुआ है यहाँ पर ये कोलॉइड है। तो ये कोलॉइड के पार्टिकल के साइज ऐसे हैं, ठीक है, कि ये जब स्कैटर कर रहे हैं लाइट को, तो रेड वेवलेंथ सबसे ज्यादा स्कैटर हो रहा है, ऑरेंज रेड लाइट। तो इसलिए कलर ऑफ द स्काई ऐसा दिख रहा है, ये पोल्यूशन की वजह से रहता है। तो ये पोल्यूशन जब हटेगा छटेगा तब वापस से फिर ब्लू दिखने लगेगा, ठीक है। अभी जिसको साइंस नहीं पता है तो वो लोग ऐसे ही आर्टिकल लिखते हैं। यहाँ पे देखो ये आर्टिकल वाले कैसे लिख रहे हैं कि मतलब कोई जादू टोना कर गया है, मतलब ऐसा होता है कि प्रलय आ गया है। जिनको साइंस नहीं समझ में आती वो फिर ऐसे ही बातें करते हैं, ये भगवान का पनिशमेंट है, कोरोना वायरस के साथ साथ भगवान ने ये भी दे दिया अमेरिका को, फालतू बातें, ठीक है। अच्छा, देन आर्टिफिशियल रेन भी एक चीज है जो कि करवाई जाती है, ठीक है। जैसे क्लाउड्स जो हैं, क्लाउड्स भी क्या रहते हैं, क्लाउड्स आर एरोसॉल्स, ठीक है, दे आर लिक्विड एरोसॉल्स, ठीक है, वाटर सस्पेंडेड इन एयर, स्मॉल स्मॉल वाटर वेपर के पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर, ठीक है। और जब ये कोएगुलेट हो जाते हैं तो क्या होता है, फिर ये रेन की तरह नीचे गिरते हैं, ठीक है। तो अगर आर्टिफिशियल रेन करानी होती है तो क्या करते हैं, दैट आर्टिफिशियल रेन इंड्यूस कराने के लिए इलेक्ट्रिफाइड सैंड या फिर एजीआई, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का कोलॉइड, जो कि ऑपोजिट चार्ज कैरी करता है,
ठीक है, उसको हवा में एरोप्लेन से थ्रो करा जाता है। तो उससे क्या हो जाएगा, जो H2O के कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, दे विल कोएगुलेट and form bigger water droplets which will come down under the effect of gravity as rain. ठीक है, देन हमारे अराउंड जो फूड आर्टिकल्स हैं वो भी कोलॉइड्स होते हैं। ब्लड इज अ कोलॉइड। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया डिटॉल में फेरिक क्लोराइड होता है जो ब्लड को कोएगुलेट करने में काम आता है। ठीक है, ब्लड इज अ नेगेटिव सॉल्ट। ठीक है, जो रिवर डेल्टास फॉर्म होते हैं हमारे अराउंड, ठीक है, वो भी कोलॉइडल सोल्यूशन होते हैं क्ले के। ठीक है, तो ये कॉमन कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आप ध्यान रखना हमारे अराउंड जो कोलॉइड्स रहते हैं। ठीक है, फिर मेडिसिन में कोलॉइड्स यूज होते हैं काफ़ी सारी मेडिसिन में। ठीक है, आपको ये सब नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा नाम ऐड करवाए थे मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, बट आपको ये सबको ऐसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी मेडिसिन क्या रहती है। बट काफ़ी सारी मेडिसिन कोलॉइड होती हैं और उसका प्राइमरी रीज़न होता है लार्जर सरफेस एरिया। कोलॉइडल मेडिसिन हैव लार्जर सरफेस एरिया, तो वो ज़्यादा इजीली अब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, और उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। ठीक है, देन ये एक स्मोक प्रेसिपिटेटर का एग्जांपल, ये आप ध्यान रखना, ये इंजीनियरिंग में कई जगह पे यूज होता है इंडस्ट्रीज में। कि जैसे मान लो आपने कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस करा जिससे स्मोक निकल रहा है। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आप उस स्मोक को ऐसे ही रैंडमली हवा में मत छोड़ दो, उससे एनवायरनमेंट का नुकसान होता है। ठीक है, तो फिर स्मोक को स्टडी किया गया, पता पड़ा कि स्मोक कोलॉइड है। ठीक है, कौन सा कोलॉइड है स्मोक? एरोसॉल। ठीक है, स्मोक इज एरोसॉल। और स्मोक कैसा कोलॉइड है? नेगेटिव चार्ज कोलॉइड है। तो क्या करते हैं वो नेगेटिव चार्ज कोलॉइड को ऐसे, यहाँ पर मेटल डिस्क होती हैं जिनमें चार्ज होता है, ठीक है, उनसे उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। कार्बन पार्टिकल्स दे आर न्यूट्रलाइज्ड, कोएगुलेट हो जाते हैं फिर वो, और वो नीचे सेटल कर जाते हैं, और जो गैस होती है, ठीक है, वो ऊपर से निकल जाती है, विच इज फ्री फ्रॉम कार्बन पार्टिकल्स। ठीक है, carbon particles they get discharged, they are precipitated by neutralization. ठीक है, देन सोप्स जो होते हैं, ठीक है, सोप्स भी कोलॉइड होते हैं। ठीक है, इनफैक्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है कोलॉइड्स का, सोप्स एंड डिटर्जेंट। ये जो एसोसिएटेड कोलॉइड मैंने आपको बताया था, तो ये कैसे काम करते हैं, ये जो माइसेल होते हैं ये अपने बीच में ऑयल की ड्रॉपलेट्स को ट्रैप कर लेते हैं, क्योंकि माइसेल्स की जो टेल्स होती हैं वो नॉन पोलर होती हैं, तो वो ऑयल भी नॉन पोलर होता है, तो उनको वो ट्रैप करके रख लेती हैं और फिर उसको निकलने नहीं देती हैं। ठीक है, तो ये जो सारी कंपनीज हैं, ठीक है, विच आर ऐसे सोप बनाती हैं, ठीक है, आईटीसी, पीएनजी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, राइट, इन सब के सोप आते हैं ना, ये लक्स लक्स आता है, डिटॉल आता है, ये सब सोप जो होते हैं उन सब में ये सरफेस केमिस्ट्री का बहुत यूज होता है। ठीक है, वहाँ पर जो रिसर्च करने वाले लोग होते हैं वो ये सब के ऊपर बहुत रिसर्च करते हैं, सरफेक्टेंट्स बोलते हैं इनको। ठीक है, देन हमारे अराउंड, ठीक है, इमल्शंस जो होते हैं, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल एनसीईआरटी में और दिया हुआ है। ठीक है, दो टाइप के इमल्शन होते हैं, ऑयल एंड वाटर, वाटर एंड ऑयल। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल्स ध्यान में रखना। ठीक है, ऑयल एंड वाटर में क्या होगा, वाटर डीएम होगा और ऑयल डीपी होगा। वाटर एंड ऑयल में क्या होगा, ऑयल डीएम होगा और वाटर डीपी होगा। ठीक है, लिक्विड लिक्विड कोलाइड होता है ये। ठीक है, तो ये भी काफ़ी कॉमन टाइप रहता है हमारे सामने, बस इसका इतना सा पार्ट आप ध्यान रखोगे। ठीक है,
सो विद दिस अब आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है सरफेस केमिस्ट्री का, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इंश्योर कि आपका ये थ्योरी पार्ट अच्छे से रिवाइज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई और तरीका ही नहीं है। जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपका रिविजन होता रहेगा, ठीक है। अगर आप छोड़ दोगे, बोलोगे चलो इसको मैं एग्जाम के टाइम पे पढ़ूंगा एंड में, तो आपको थोड़ा दिक्कत ही आएगा, ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू रिवाइज लास्ट मोमेंट। तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इसका रिविजन करते रहना ज़रूरी रहेगा, ठीक है। ये पार्ट समझ में आया आपको सरफेस केमिस्ट्री का? ये एप्लीकेशंस, ये एग्जांपल्स ध्यान रखना, ये एग्जांपल्स पे भी कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। ऑलराइट, नाउ विद दिस इन माइंड अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट मैं सोच रहा हूँ कि अभी बीच में स्टार्ट करने का पॉइंट नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड वी विल स्टार्ट विद द सॉलिड स्टेट एज द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो उसमें थोड़ा 3D विजुअलाइजेशन थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा वो ट्रिकी रहेगा। तो मैं देखता हूँ किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता हूँ। अभी हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यूट्यूब पर एनिमेशन और वीडियोस वगैरह देखेंगे, तो शायद आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा उस चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो अच्छा चैप्टर रहेगा, एंड वो आप लोगों के लिए लास्ट चैप्टर रहेगा, ठीक है। फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी रहेगा एक्चुअली, बट न्यूक्लियर केमिस्ट्री आप लोगों का एक्चुअली फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में उसी के साथ में उसको पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेंगे किस तरीके से उसको कंप्लीट करना रहेगा, ठीक है। कोई डाउट है और कुछ है तो आपको पूछना है, बताओ, ठीक है। अदरवाइज अपन लोग नेक्स्ट क्लास में फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, ठीक है। चलो देन फिर आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू गाइज।